गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा। अब छायावाद के दूसरे स्तंभ, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत, इनका साहित्यिक परिचय, कृतियां एवं रचनाएं कल हम लोगों ने पढ़ा। पाठ्यक्रम में जो इनकी रचना है वो गुंजन से ली गई, नौका विहार। तो हम लोग अब सीधे नौका विहार पर आते हैं। नौका विहार उनका एक प्रसिद्ध रचना जो है गुंजन से ली गई, बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकृति का सुंदर दृश्य इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कवि स्वयं अपने मित्रों के साथ नौका विहार पर जाते हैं, उसी का स्वयं अनुभूत भावों को इस रचना में व्यक्त किया गया है। चलिए सीधे हम नौका विहार पर आते हैं, सीधे रचना पर। नौका विहार। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। कवि ने जो स्वयं अनुभव किया, जो महसूस किया, जो आनंद की अनुभूति उसे हुई, उसका सहज वर्णन कवि ने अपनी इस रचना में किया है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। कवि इस नौका विहार द्वारा हमारे सतत जीवन, जो जीवन धारा है, किस प्रकार से निरंतर बहती जा रही है, चलती जा रही है, जिस प्रकार से गंगा की धारा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है, उसी प्रकार से गंगा की धारा की भांति ही, जिस प्रकार से गंगा की धारा निरंतर चलती रहती है, पीछे से आने वाला जल आगे से चलने वाले जल का स्थान लेता जाता है, आगे वाला जल आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से हमारा ये जो शाश्वत जीवन है उसी प्रकार से निरंतर चल रहा है। कवि ने इस नौका विहार के माध्यम से हमारे जीवन धारा का भी जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, चरम सत्य उद्घाटित किया है। चलिए हम लोग सीधे कविता पर आते हैं कि चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा, अर्थात सर्वत्र चांदनी रात में चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है और कवि ऐसे शांत और स्निग्ध वातावरण में गंगा विहार के लिए निकला है अपने मित्रों के साथ। सर्वप्रथम कवि गंगा के तट का सुंदर मनोरम वर्णन, वहाँ की प्राकृतिक छटा का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है। सीधे पहले हम कविता पढ़ते हैं। कविता का पाठ। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरो भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर शिहर शिहर, लहराता तार तरल सुंदर,
चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न-सी, जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर। इस प्रथम पद में सुमित्रानंदन पंत जी ने चांदनी रात में अपने मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का सुंदर चित्रण किया है। क्षीण धार वाली, इतनी पतली धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने पतली कमर वाली नायिका के रूप में किया है। एक तरीके से मानवीकरण प्रस्तुत किया गया है कि मानो ऐसे लगता है कि कभी गंगा का वर्णन न करके किसी नायिका का वर्णन कर रहा हो। ऐसी गंगा का सुंदर मनोरम चित्रण कवि ने खींचा है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरो भूतल। चारों ओर शांत स्निग्ध माने प्रिय लगने वाली, ज्योत्स्ना उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है, अर्थात चांदनी रात का रात्रि का समय है। चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है और शांति का वातावरण है। तो शांत, चारों ओर हर तरफ शांत और अत्यंत मनोहर, मन को हरने वाली स्निग्ध प्रिय उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है, छिटकी हुई है। अपलक अनंत, अनंत माने आकाश, आकाश टकटकी बांधे हुए, अपलक बिना पलक झपकाए टकटकी बांधे हुए पृथ्वी की ओर देख रहा है। और नीरो भूतल, और पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी एकदम शांत और शब्द रहित है। एक बार फिर से देख लें ऊपर वाली दोनों लाइनें। चारों ओर शांत मनोहर स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए, अपलक निर्विमेष, अपलक बिना पलक झपकाए पृथ्वी की ओर देख रहा है। और पृथ्वी शांत और शब्द रहित है, नीरो रव रहित, जरा भी कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। पृथ्वी एकदम शांत और स्तब्ध है, शब्द रहित है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली, आप लोगों ने अनुभव किया होगा यदि कभी गंगा के तट पर गंगा की धारा को देखने का अवसर प्राप्त हुआ हो, तो ग्रीष्म ऋतु में देखें कि गंगा की धारा एकदम पतली हो जाती है और उसका धारा का प्रवाह भी बहुत मंद पड़ जाता है। जो वर्षा ऋतु में गंगा समुद्र की भांति अपने तटों को तोड़कर अपने तटों को तोड़कर इतना विकराल रूप धारण कर लेती है और उसकी धारा में इतना वेग होता है, वही गंगा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण क्षीण और मंद धार वाली गंगा बालू के मध्य, सैकत सैया, सैकत माने बालू, बालू के मध्य, चारों तरफ गंगा के तट पे बालू है सफेद, तो बालू के मध्य मंद मंद बहती हुई, बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है। पहली लाइन में देखें, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। यहाँ वास्तविकता का, यथार्थ का वर्णन है कि गंगा की धारा ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण अत्यंत पतली क्षीण धार वाली हो गई है
और उनकी धारा प्रवाह भी जो है बहुत मंद पड़ गया है। और बालू के मध्य सकत सैया, बालू के बीच में बहती हुई क्षीण धार वाली गंगा ऐसी प्रतीत हो रही हैं। आगे की लाइनों में कल्पनाओं में खो गया है और कल्पना में अपने मन को विचलित करते हुए कहता है, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा की यह पतली धार न होकर के कोई छरहरे बदन वाली, दुबले पतले शरीर वाली कोई नायिका, कोई सुंदरी, कोई युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई है। फिर से एक बार देख ले कि ऐसे मनोहर वातावरण में ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो कोई छरहरे दुबले पतले बदन वाली शरीर वाली कोई सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई हो। मानो लग रहा है कि ये गंगा की धारा ना हो बल्कि कोई दुबले पतले शरीर वाली कोई स्त्री युवती दूध जैसी सफेद सैया पर थकी मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। गंगा के जल में शशिमुख, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब कवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को कैसे जो है चित्रित कर रहा है। तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी बाला अपने ही चंद्रमुख को, अपने ही चंद्रमा जैसे सुंदर मुखड़े को उसी के प्रकाश से अपने ही चंद्रमुख को अर्थात चंद्रमा जैसे अपने मुख को अपने उसी के प्रकाश से, उसी चंद्रमा के ही प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो। और तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली। गंगा के जल में चंद्रमा का पड़ता हुआ प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है, झलकता हुआ प्रतिबिंब चंद्रमा का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी तपस्विनी वाला अपने ही चंद्रमुख को उसी के से प्रकाश से, अपने ही मुख के प्रकाश से प्रकाशित अपनी हथेली पर, कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो। और लहरें उर पर कोमल कुंतल, और छोटी छोटी लहरें जो उठ रही हैं उसमें लहरें, छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर मानो लहराते हुए कोमल केश हों। चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है और उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख करके कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ये चंद्रमा का प्रतिबिंब ना हो बल्कि कोई तपस्विनी युवती अपने ही चंद्रमुख से प्रकाशित अपनी हथेली पर रखे हुए अपने मुख को लेटी हो। और साथ ही साथ जो उसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं गंगा के जल में, वे लहरें मानो उस युवती के, उस सुंदरी के कोमल कोमल सुंदर बाल हो। गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीरांबर। और
तारों भरे तार तरल सुंदर चंचल सा नीलांबर। तारों से भरे आकाश में चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती हुई मानो ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला गोरे अंगों पर सिहर सिहर, मानो उनके गोरे अंगों को स्पर्श करके वह कांप उठता है। और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखिए, मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता, तारों से जड़ा हुआ, तार तरल तारों से जड़ा हुआ सुंदर, तारों से जड़ा हुआ नीला अंबर, नीला आकाश, मानो नीला आकाश न हो बल्कि वह नीला आंचल रूपी आकाश लहरा रहा हो। फिर से इसको देख लें। तारों से भरे आकाश की चंचल, अब पहले में देखा आपने कि चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। अब इस पद में कवि ये बताना चाह रहा है कि नीलांबर, नीले आकाश का जो पूरे आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है गंगा के जल में, वो कैसे प्रतीत हो रहा है। तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता, तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। ये आसमान न हो, आकाश न हो, बल्कि उसका नीला आंचल हो उस सुंदर युवती का। जबकि नीला आकाश का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है तो वो क्या होता है, उसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं, तो वो जो आकाश का प्रतिबिंब जो है लहराता हुआ नजर आ रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, गंगा कवि यह कल्पना कर रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा रूपी कोई तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों को स्पर्श करके बार बार कांपता, तारों से जड़ा हुआ कोई उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सच की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर, नीला अंबर है, नीला आकाश है, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी जो कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसे प्रतीत हो रही, लहरें जो उत्पन्न हो रही हैं वैसे प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उस तपस्विनी के, उस सुंदरी के रेशमी साड़ी में जगह जगह पर सलवटें पड़ गई हों। पूरे पद का एक बार से अर्थ फिर से देख लें। चारों ओर स्निग्ध चांदनी, उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है, आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी की ओर देख रहा है, पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण क्षीण और मंद धारा वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो कोई छरहरे दुबले पतले बदन वाली कोई सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी के कारण व्याकुल, थकी हुई, मुरझाई हुई से शांत लेटी हुई हो। गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने ही चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराते हुए कोमल केश हो। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों का स्पर्श कर कांपता, तारों से जड़ा हुआ कोई नीला आंचल लहरा रहा हो और उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी छोटी जो कोमल, टेढ़ी और बल खाती हुई लहरें उत्पन्न हो रही हैं वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में जगह जगह पर सलवटें पड़ गई हों।
अगला पद, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसनीशी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। प्यारे बच्चों, दूसरा पद, चांदनी रात का प्रथम प्रहर। प्रस्तुत पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि प्रथम प्रहर अर्थात उस चांदनी रात के पहले प्रहर में, चांदनी रात के प्रथम प्रहर में ही गंगा में नौका विहार करने के लिए छोटी सी नाव लेकर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर माने तीव्रता से, तेजी से। पंत जी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए छोटी सी नाव लेकर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा के तट का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ऐसा रम्य और इतना सुंदर लग रहा है गंगा का तट, मानो सस्मित माने मुस्कुराती हुई सीपियां, मानो मुस्कुराती और खुली पड़ी हुई रेतीली जो है सीपियों पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात उस पर चांदनी विचरण कर रही हो। सिकता माने बालू की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। उस चांदनी रात में गंगा का तट इतना मनोरम लग रहा है, इतना रम लग रहा है, मानो मुस्कुराती हुई खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात उसकी चांदनी विचरण कर रही हो। लो पालें उठी उठा लंगर। ऐसे वातावरण में, ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। पालें खोल दी गई और लंगर उठा लिए गए हैं। ऐसे में मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण, लघु माने छोटी, तरण माने नौकाएं, हंसिनी हंसिनी की भांत सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। ऐसे सुरम्य वातावरण में अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा के तट में गंगा में खुल गई हैं और लंगर उड़ते ही छोटी छोटी नावें लघु तरण, छोटी छोटी नावों की जो पालें हैं वो नौका विहार के लिए जब ऊपर उड़ गईं और ऐसे में छोटी छोटी नावें अपनी पाल रूपी पंख को खोल कर मानो सुंदर हंसनियों के समान चित्ताकर्षक, मन को आकर्षित करने वाली, चित्र को, हृदय को मन को मुग्ध करने वाली गति में धीरे धीरे, मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगीं। अर्थात ऐसे वातावरण में छोटी छोटी नौकाएं अपने पालों को खोलकर इस प्रकार से उस गंगा के जल में तैरने लगी मानो कोई हंसनी की भांति। जैसे हंसनियाँ अपने सुंदर सुंदर पंखों को खोल करके क्या करती हैं, तैरने लगती हैं, उसी प्रकार से छोटी छोटी नौकाएं गंगा के जल में तैरने लगीं। गंगा का जल शांत और निश्चल है। ऐसे में
निश्चल जल के शुच दर्पण पर बिंबित होते रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। एकदम शांत होने के कारण एकदम शीशे की भांति झलक रहा है, दर्पण की भांति। और उस दर्पण पर जो उसके तटों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर के दुगने परिमाण में, अर्थात जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वह उससे दुगनी मात्रा में दिखलाई पड़ रही हो, व्यक्त हो रही हो। काला काकर का राजभवन सोया, जल में निश्चित प्रमण, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। ऐसे वातावरण में गंगा के तट पर शोभित काला काकर का राजभवन, प्रतापगढ़ जिले में जो काला काकर है, काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। और वह प्रतिबिंब मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर, गंगा का जल उसका क्या हो, मानो बिस्तर हो, सैया हो, और गंगा जल रूपी सैया पर निश्चित होकर के, निश्चिंत होकर के, बिना किसी चिंता से चिंता मुक्त होकर के सो रहा हो। और उसकी झुकी हुई पलकों में तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी, वैभव के समृद्धि के सपने तिर रहे हो और सपने तैर रहे हो। अर्थात मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो काला काकर का राजभवन गंगा के जल पर निश्चिंत, गंगा के जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर के सो रहा हो, और उसकी झुकी हुई पलकों पर जो है वैभव के समृद्धि के सपने जो है तैर रहे हो। प्यारे बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक पढ़ेंगे। ओके।